नमस्कार, स्वागत है आप सभी का क्लिक इंडिया में। मैं हूं डिम्पिका। दोस्तों, ऑथर्स टॉक में आज हमारे साथ एक ऐसे लेखक मौजूद हैं जिन्होंने बहुत ही ब्रॉड टॉपिक पर काम किया है। उन्होंने करियर एडवाइस से लेकर रिलेशनशिप इश्यूज पर तमाम तरह की समस्याओं पर बात की है और यहाँ तक कि उनके सॉल्यूशंस भी अपने पाठकों को दिए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विक्रम खेतान के बारे में। आइए स्टूडियो में स्वागत करते हैं उनका। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, आपने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 9 किताबें लिखी है। मैं जानना चाहूंगी कि हर किताब अपने बारे में क्या कहती है और किन किन टॉपिक पर आपने उन सभी किताबों को लिखा है। देखिए, मेरे जो किताबों का विषय है ना, वो 9 तो नहीं है। 4 उपलब्धियां होती है: अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। इसी के इर्द गिर्द बातें होती है, इसी के इर्द गिर्द मेरी किताबें होती है। आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको उसमें उस चीजों का एसेंस नजर आएगा। जी हाँ, बिल्कुल। जब मैं आपकी किताबों को पढ़ रही थी तो मैंने एक चीज बहुत अच्छे से नोटिस की और जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि आपने भारतीय ज्ञान परंपरा को बहुत ही ज्यादा श्रेय दिया है अपनी किताबों में। अर्थशास्त्र हो गया, वेद पुराण हो गए, यहाँ तक कि भगवत गीता में भी आपने कहा है कि ये बहुत ही खास है हमारे लिए। आपका ऐसा कहने के पीछे हमेशा क्या सोच और क्या समझ रहती है? देखिए, पहली बात तो ये है कि धार्मिक ग्रंथ नहीं है। अब धर्म क्या है? जी, मेरे हिसाब से धर्म रिचुअल्स नहीं है। धर्म है राइटियसनेस। राइटियसनेस मतलब सही तरीके से जिंदगी को जीना। तो अगर कोई भी किताब, कोई भी ज्ञान अगर आपको जिंदगी को सही तरीके से जीना सिखाए तो उस ज्ञान को आत्मसात करना चाहिए, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, अपने लाइफस्टाइल में इम्बाइब करना चाहिए। भारतीय ज्ञान क्या है? भारत भी एक बहुत प्राचीन, सबसे प्राचीन सभ्यता है और सभ्यता है, इसमें ज्ञान बहुत है। इसमें बहुत फिलोसोफर्स थे, थिंकर्स थे, जिन्होंने अपनी अपनी बातें उस वक्त ताम्रलिपि में लिखी होगी, किसी ने कपड़े के स्क्रोल पे लिखी होगी। वो चीजें आज एक जगह नहीं है। आपको पता है, नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर में 9 मिलियन ऐसे मैन्युस्क्रिप्ट्स को जला दिया गया था। 3 महीने तक उसकी आग नहीं बुझी थी। और कितने ही ग्रंथ यहाँ से बाहर ले गए, जो बाहर से अटैकर्स आए, आक्रांता आए, हमारे ग्रंथ ले गए, हमारे स्कॉलर्स को ले गए, उनको ट्रांसलेट किया तो उनको फर्स्ट टाइम एक्सपोजर हमारे ज्ञान से हुआ, भारतीय ज्ञान से हुआ, और उसको उन्होंने अपनी अपनी भाषा में लिखा। फिर उनके फॉलोअर्स ने उनको फॉलो किया। आज हम उसी चीज को वापस इंपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि वो हमें सरल लग रहा है। अंग्रेजी में लिखा हुआ है, हम इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं, हमें वो चीज सरल लग रही है, तो हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। ज्ञान तो वही है, शाश्वत ज्ञान है। तो यानी कि जो ज्ञान हमारे यहाँ से बाहर गया है और वही हमारे पास रिवर्स आ रहा है, तो फिर ऐसा क्यों है कि हम अपने ज्ञान को खुद ही से संजो के नहीं रखना चाहते? क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो वेद पुराण के ज्ञान को पूरी तरह से आकार देते हैं। ऐसा है कि 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो इस पर पढ़ते हैं और रिसर्च करते हैं और उसको समझते हैं जी। कुछ होते हैं जो नहीं पढ़ पाते हैं या नहीं समझ पाते हैं और उतना उनके पास टाइम नहीं है। तो ये वजह है कि जिसको एक रेडी चीज मिल जाए, एक शॉर्ट फॉर्म में मिल जाए, रील्स का जमाना है, तो आप जानते हैं। आपकी जो किताब है भगवत गीता पर जो बेस्ड है, उसमें आपने काफी तरह के मुद्दों को उठाया है। पर यहाँ मेरा आपसे सवाल है कि आज हम जो एक समस्या आमजन में देख रहे हैं वो इमोशनल डिसबैलेंस का होना, यानी कि हम अपने क्रोध हो या अपना प्यार हो, उसमें बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच जाते हैं। तो कैसे इस इमोशनल डिसबैलेंस को हम ठीक कर सकते हैं और रिकवर कर सकते हैं अपने आप को? देखिए, जो भगवत गीता है वो महाभारत का एक पार्ट है जी। एक बीच का एक चैप्टर है 700 श्लोकों का। जब युद्ध हो रहा था उस वक्त अर्जुन भी एक इमोशनल डिसबैलेंस में थे। युद्ध करूं कि नहीं करूं, करूंगा तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनको दिखने लगे, नहीं करूंगा तो उनको पता ही है क्या कॉन्सिक्वेंसेस। तब कृष्ण ने उनको ये समझाया कि बेसिकली कर्म तो आपसे होगा ही होगा, आप एक लिविंग बीइंग हैं, आपसे कर्म तो होगा। अब उसको अगर आप चैनलाइज करते हैं और सही दिशा में ले जाते हैं तो वो सार्थक हो जाएगा। अगर आप ऐसे ही बहते गए समय के साथ और वो डिटरमिन्ड कर्म नहीं होगा तो वो वेस्टफुल हो जाएगा। जी। सो इमोशनल बैलेंस क्या है? बेसिकली आपको अपनी नॉलेज को
पक्का करना है, आपको अपने इमोशंस को भी कंट्रोल में करना है, यानी कि आप डिसाइसिव हो जाएं, सही क्या है गलत क्या है। जब आप इसको चूज करने लग जाएंगे कि सही और गलत क्या है, आप डिसाइसिव हो जाएंगे, तो आपके लिए आसान हो जाएगा डिसीजन लेना। और डिसीजन किस बेस पे होता है? फैक्ट्स के बेस पे होता है। आपके पास ट्रू फैक्ट्स होने चाहिए, उनके कॉन्सिक्वेंसेस पता होना चाहिए। भगवद गीता में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कही गई है कि कर्म तो होगा ही होगा और उसके कॉन्सिक्वेंसेस के लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं। तो आपको हर अपने एक्शन का कॉन्सिक्वेंस पता होना बहुत जरूरी है। पर मैं यही आपकी बात को अगर आगे बढ़ाऊं तो जिस तरीके से आपने बोला कि भगवत गीता में कहा जाता है कि कर्म करो, फल की इच्छा नहीं करो, लेकिन हमारे समाज में हम देखें तो ना सिर्फ यूथ बल्कि हर उम्र के जो लोग हैं वो बहुत ही उत्तेजित रहते हैं कि हमें फल क्या मिलेगा उसी के अनुसार हम अपना कर्म करेंगे। तो कैसे इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को हम खत्म कर सकते हैं? आपने सही कहा। इनफैक्ट ये भी होता है कि किसी फल को पाने के लिए ही कर्म किया जाता है। देखिए, भगवान कृष्ण ने ये कहा कि अगर आप केवल फल से अटैच हो जाएंगे, आप बिल्कुल उससे जुड़ गए और उसी में आप आसक्त हो गए और वो नहीं मिला तो आप टूट जाएंगे, वो मिल गया तो आप उछल जाएंगे, तो क्या होगा? उस कर्म का आपके ऊपर बहुत वजन पड़ेगा। अगर आप इंस्टेड आप अपने सही दिशा में चल रहे हैं, आप अपना कर्म किए जा रहे हैं, एंड द रिवॉर्ड्स विल कम इन योर वे, वो आते रहेंगे। मतलब अगर कोई इंसान मान लीजिए पैसों के पीछे भाग रहा है, हाई पैसा कर रहा है, वो पैसा उसके पास आएगा भी जाएगा भी, रुकेगा नहीं। लेकिन अगर वो एक सही दिशा में चल रहा है, एक सही काम कर रहा है, तो पैसे आते रहेंगे, उसको भागना नहीं पड़ेगा उसके पीछे। इसी तरह से कोई रिलेशनशिप है या कोई नॉलेज है, आप मान लीजिए आप डॉक्टर प्रोफेसर कुछ बनना चाहते हैं, आप पढ़ाई शुरू कीजिए, सही डायरेक्शन में पढ़ाई कीजिए, जिसमें आपकी रुचि, आप पढ़ाई शुरू कीजिए और आपको वो नॉलेज गेन होता जाएगा, वो एक्सपीरियंस आपको ऐड होता जाएगा। आप एकदम से एक डिग्री के पीछे भागेंगे तो शायद मुश्किल हो जाएगा। काफी बार ऐसा भी होता है विक्रम सर कि लोगों को ये समझ ही नहीं आता है कि क्या सही है और क्या गलत, क्योंकि सही और गलत के मायने हमेशा पर्सन टू पर्सन मैटर करते हैं। तो कैसे इस बात को पहचाने हम कि जो हम कर रहे हैं, जो हमें ठीक लग रहा है, वो सही है या वो गलत दिशा में जा रहे हैं? सीखने के कई तरीके होते हैं। एक ये होता है कि आपने करके हाथ जलाया और सीखा जी। एक होता है आप दूसरों को ऑब्जर्व करके भी सीख सकते हैं कि भाई ऐसा उसने किया था तो उसका परिणाम क्या हुआ। और एक तरीका होता है आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं और ज्ञान हासिल कर सकते हैं। तो जब आप किसी को पढ़ते हैं, उसके नॉलेज को, उसके विचारों को आप समझते हैं, तो आपका अपना माइंड बहुत डेवलप होता है और आपकी सोच ओपन होती है। तो उससे आपको पता लगता है व्हाट इज डिस्क्रिशन, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। ये नहीं मेरे को अच्छा लगा वो राइट है, सोशली क्या राइट है, लीगली क्या राइट है। राइटियसनेस के बारे में बात करें तो हमारे इर्द गिर्द लोगों पे मेरे एक्शन का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। अगर सबके लिए ये चीज बेनिफिशियल है, फॉर द कॉमन गुड ऑफ ऑल, वो चीज राइट होती है। मेरे लिए सही है, बाकी सबके लिए गलत है, वो राइट कैसे हो सकती है? तो विक्रम सर, आपने इतने गहन जो आपने चिंतन किया कि सही गलत, गीता का ज्ञान, कर्म और फल, इसके अलावा भी आपने अपनी किताबों में एक जो बहुत ही यूथ के लिए एक करंट प्रॉब्लम रहती है कि वो जॉब और करियर का उनकी पर्सनल लाइफ पे बहुत ही ज्यादा असर पड़ता है। ऐसे में क्या स्टेप्स हम लोगों को उठाने चाहिए कि हम अपने प्रोफेशनल लाइफ में रहते हुए इन्वेस्टमेंट और मनी मैनेजमेंट को ध्यान में रखकर अपने पैसों से जुड़े हुए जो समस्या है उनको काफी हद तक ठीक कर सके? देखिए, अर्थ धर्म काम मोक्ष में अर्थ सबसे पहले आता है जी। देखिए, अगर आपका फाइनेंशियल चार्ट सही ढंग से बना हुआ है लाइफ में, आपको पता है कैसे मैनेज करना। आप देखो, बच्चों को आप 500 रुपए दे दीजिए और उनसे समझिए कि उन्होंने उस 500 रुपए का क्या किया, तो आपको ऐसे ऐसे शॉकिंग आंसर मिलेंगे। ये आप कभी भी एक्सपेरिमेंट करके देखिए कुछ बच्चों के साथ। तो क्या है, सबको पता भी नहीं है कि मुझे उसका राइट यूज करना कैसे है। एग्जैक्टली है ना? तो क्या होता है, पैसा आता है, रुकता नहीं है। जैसा कि मैंने कहा था, क्यों नहीं रुकता है? क्योंकि आपने उसका सही उपयोग नहीं किया।
अगर आप उसको सही चैनल में डालेंगे, सही उपयोग करेंगे, तो वो पैसा आपके पास रुकेगा भी और बढ़ेगा भी। तो जो मैंने हाउ टू ग्रो रिच एंड बिकम वेल्दी एक किताब लिखी थी, उसमें मैंने यही बताया कि आप किसी भी स्टेज में, आप जॉब की स्टेज में, आप यंग स्टूडेंट हैं, आप बिजनेस में हैं या आप प्रोफेशनल हैं, कैसे भी हैं, आप हाउ डू यू नीड टू मैनेज योर मनी, क्या आपके माइंडसेट को आपको कैसा बनाना है, उसके बारे में उसमें बहुत डिटेल में स्टेप बाय स्टेप समझाया हुआ है। जो भी उसको पढ़ रहा है, आज मेरे ख्याल से मेरे सारी किताबों में सबसे हिट किताब वही है। हम यूथ में एक बहुत बड़ी समस्या देखने को मिलती है, वो ये कि हम अपने आज में जीते हैं। हमें लगता है जो आज है वही सत्य है, कल होगा या नहीं होगा ये अलग बात है। तो हम पैसों को सेव करने की जगह आज ही उसको इन्वेस्ट या खर्च करना शुरू कर देते हैं। तो क्या ये आदत उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत बढ़ा सकती है? नहीं, देखिए, आज है, आज ही सही है, बिल्कुल सही है, उनका सोचना अपनी जगह सही है। मैं बताता हूँ दोनों के बीच में रिकंसाइल कैसे करना है। आज सही है ना, जो आज है वही शाश्वत है। हम दोस्तों से जब बिछड़ते हैं शाम को मिलने के बाद, तो हम क्या कहते हैं, चलो कल मिलेंगे जी, या संडे को मिलेंगे। सो दैट इज द कल। तो अब अगर हम संडे को मिलेंगे और संडे को भी हमें कुछ पैसे चाहिए, तो उसके लिए तो आज प्लान करना पड़ेगा ना। जी बिल्कुल। तो क्या है कि आप आज, हर आज को आपको प्लान करना है, बस यही करना है। आपको 20 साल का सोच के नहीं करना है, 100 साल का सोच के नहीं करना है। You have to plan your today, you have to maintain your discipline। आपको अपने डिसिप्लिन में रहना है, एक फोकस स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, जैसा कि मैंने अपने बुक्स में बताया हुआ है। तो उसके हिसाब से अगर आप अपना हर आज को संवारते जाएंगे तो आपका कल अपने आप बन जाएगा। तो जितनी हमारी सैलरी होती है, हम उसको किस तरीके से कैटेगराइज करें कि कितना पोर्शन हमने खर्च करना है, कितना हमने अपने कल को ध्यान में रख के इन्वेस्ट करना है, या कितनों को और जगह पे हम लोग लगा सकते हैं। तो ये अगर आप क्लियर करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, आपको अपनी सैलरी का 1/3 हमेशा सेव करके और उसको इन्वेस्ट करना चाहिए। सबसे पहले क्या है, अगर आपका परिवार है 3-4 जनों का, तो आप उसके कितने, मतलब 1/3 अपनी इनकम में से लेने के हकदार हैं कि नहीं है जी। खुद के लिए आपने अपने आप को पे किया कि नहीं किया? तो 1/3 को इन्वेस्ट करके बाकी के अंदर में आपको कुछ, आपको एसेंशियल्स जो हैं वो पूरे करने हैं, और बाकी खर्चे आपको शौक पूरे करने के लिए जो बचा है उसमें से करना है। ना कि पहले आप शौक पूरा करें, उसके बाद आप एसेंशियल्स को स्ट्रगल करें, और इन्वेस्टमेंट तो फिर भूल जाते हैं जी। तो आप पहले 1/3 अपने आप को पे कीजिए। इसको ऐसे सोचिए, आपने मेहनत की, आपने कमाया, आपने जॉब किया या बिजनेस किया, पहला 1/3 आपका है, उसको ले जाके सिक्योर कर लीजिए, प्रॉपर वे में इन्वेस्ट कीजिए, और उसके बाद आपके एसेंशियल सारे पूरे होने चाहिए, और जो बचा वो आपके लग्जरीज या डिजायर्स या जो भी है उसमें जाना चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट के लिए आप कौन से तरीकों को सजेस्ट करना चाहेंगे? जो आपका एप्टीट्यूड हो। आपको रियल एस्टेट अच्छा लगता है, आप रियल एस्टेट में कीजिए। आपको म्यूचुअल फंड अच्छा लगता है, आप उसमें कीजिए। कुछ भी आपको अच्छा लगता है, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा क्या आपके आसपास में कैसी अपॉर्चुनिटीज है, क्या आपको मिल रहा है। लेकिन देखिए, कभी भी ना क्विक रिटर्न, लोगों के जो झांसे भरोसे होते हैं उसमें मत फंसिए। आप 10,000 दीजिए, 1 लाख ले जाइए, क्या जो चीज सुनने में सही ना लगे ना, वो एक्चुअल में सही होती भी नहीं है। जी जी जी। तभी हम देखते हैं कि आज तमाम तरह के जो फ्रॉड हैं वो इसी बिना पर हो रहे हैं कि लोगों को वो ऐसे झांसे देते हैं जो कि बहुत ही अनरियलिस्टिक होते हैं। बिल्कुल। करियर की ही अगर मैं बात करूं, तो यूथ जब अपने इनिशियल स्टेज पर होता है कि उसे करियर चूज करना है, तो ये उसके लिए बहुत ही डिफिकल्ट टाइम होता है। किन बातों को ध्यान में रखकर उसको अपने करियर को चूज करना है, उसे ये भी नहीं पता होता। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने करियर में हैं, उस पूरे रास्ते पर चल रहे हैं, लेकिन डिससैटिस्फैक्शन है उनको अपने करियर से। तो करियर का चुनाव करते समय किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? देखिए, इसमें बहुत, इस साजिश में बहुत बड़ा हाथ तो बड़ों का है। क्या है, हम अपने बच्चों को प्रेशराइज करते हैं, नहीं तुम्हें ये करना है। कोई डॉक्टर है तो वो चाहता है कि मेरा बेटा डॉक्टर बने या बेटी डॉक्टर बने। कोई भी IAS है तो वो चाहते हैं कि मेरे बच्चे IAS बने। क्या है, आप इम्पोज कर रहे हैं। हर व्यक्ति जब पैदा होता है ना, अपने अलग गुण लेकर, अलग लक्ष्य लेकर पैदा होता है। पहले तो आप इस चीज को एक्सेप्ट कर लीजिए, तो आपके लिए
जिंदगी आसान हो जाएगी। बच्चा जब आता है ना, अपनी ब्रेन और इंटेलिजेंस को लेकर आता है, तो आपको उसको सिर्फ नर्चर करना है, उसको मौका देना है, उसको रिसोर्सेज देना है। और अगर आप ऐसा करते जाएंगे तो वो डेवलप होता जाएगा अपने एप्टीट्यूड के हिसाब से, अपने इनबॉर्न टैलेंट के हिसाब से। अब बहुत लोग होते हैं जो पैदाइशी एक टैलेंट होता है उसमें। अब बड़े बड़े क्रिकेट स्टार को आप देखिए, छोटे थे तब से उन्होंने सोच लिया क्रिकेट ही खेलना और कुछ नहीं करना है, और उनको वो एटमॉस्फेयर मिला, वो अपॉर्चुनिटी मिली। इसी तरह से एक्टर्स होते हैं, इसी तरह से सिंगर होते हैं, दे स्टार्ट वेरी यंग, और उनको किसी ने रोका नहीं, शिकंजे में बांधा नहीं। आप बैट है, उससे आप क्रिकेट खेल रहे हैं और उसी बैट से आप पटका मार के कपड़े धो सकते हैं जी। तो ये आपको सिर्फ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना है बच्चों को, और उनको नर्चर करना है। उनकी इंटेलिजेंस अपने आप डेवलप होगी, वो अपना रास्ता खुद बनाएंगे। और जब वो अपने एप्टीट्यूड और इंटेलिजेंस के हिसाब से अपना रास्ता चुनेंगे तो वो उसमें फेल नहीं होंगे। फेलियर क्यों होता है? हम ऐसे लाइन में घुस जाएं जिसका हमें कोई एप्टीट्यूड नहीं है, हमें वो लाइन पसंद नहीं थी बेसिक तौर पे, लेकिन किसी के कहने पे, किसी मजबूरी में, या और कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, या मैं ऐसे गांव में हूं, मैं ऐसे शहर में हूं जहां कोई स्कूल नहीं है जो मुझे मेरे एप्टीट्यूड के हिसाब से पढ़ा सके, वहां ये दिक्कत शुरू हो जाती है। अगर हम पेरेंट या हम एल्डर्स जो भी घर में होते हैं, हम सिर्फ इतना करें कि उनको उनके टेस्ट के हिसाब से, उनके पसंद के हिसाब से अपॉर्चुनिटीज दे दें, बस, और कुछ नहीं करना है। हौसला बढ़ाते रहिए, इनकरेज करते रहिए। तो करियर को चूज करते टाइम काफी लोग अपनी हॉबीज को ही कंटिन्यू रखना चाहते हैं, पर हम जिस समाज में रह रहे हैं, हमारे पेरेंट्स ने या हमारे बड़ों ने ये बोला कि करियर वो जो आपको फाइनेंशियली ग्रो कर सके। तो क्या ऐसा भी सोचना ठीक है? क्योंकि काफी सारे करियर ऐसे जो शौकिया तौर पे शुरू कर देते हैं, लेकिन उसमें पैसा बहुत ज्यादा नहीं मिलता है जिससे हम अपना फ्यूचर प्लान कर सके। तो क्या इस समय पे क्या सोचना चाहिए? देखिए, ऐसा कौन सा करियर है जो बहुत फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपको देता है गारंटीड वे में? कोई एक बता दीजिए। कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जो आपको एक्स अमाउंट अर्न करने के लिए गारंटी देता है। जो अर्न कर रहे हैं वो अपनी एप्टीट्यूड की वजह से, अपनी एटीट्यूड की वजह से, अपनी मेहनत की वजह से अर्न कर रहे हैं। सारे डॉक्टर मल्टी मिलियनर नहीं है, सारे क्रिकेटर मल्टी मिलियनर नहीं है, सारे एक्टर मल्टी मिलियनर नहीं, बट कौन सक्सेसफुल है? जो अंदर से हैप्पी है, जो अपने फील्ड के लिए बिल्कुल पैशनेट है। आप कोई भी चीज, कोई भी लाइन पकड़िए, अगर आप पैशनेट हैं, ऐसी कहानियां भी आप सुनते होंगे कि फ्रूट वाला है जो महीने के 2 लाख रुपए कमाता है, पान वाला है महीने के 2 लाख रुपए कमाता है। आप भी सुनते होंगे ऐसी कहानियां। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है कि, मतलब वही जो मैंने शुरू में कहा, अगर आप अपने पैशन और अपने इंटरेस्ट का काम करते हैं, मनी विल फॉलो। जी। पर एक और सवाल इसी से जुड़ा हुआ, वो ये कि आज यूथ जो है वो बहुत ही यंग एज में मिड लाइफ क्राइसिस को फेस कर रहा होता है। उन्हें समझ नहीं आता कि वो जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं या क्या करना चाहिए। तो इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है आपकी किताब सीड्स ऑफ एडवाइस में? बैठिए, सोचिए, इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, आप अपने आप को समझिए कि आप चाहते क्या हैं। बहुत सारे लोगों में या बहुत सारे मौकों पर ये क्लियर नहीं हो पाता है कि हम खुद क्या चाहते हैं। एक बार वो क्लियर कर लीजिए और फिर इट इज़ नेवर टू लेट टू चेंज योर ट्रैक। इट इज़ नेवर टू लेट। बहुत सारे बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं जो इवन 60-65 के होके उन्होंने शुरू किया। कोई लिमिट नहीं है। एजिंग ग्रेसफुली एक मेरी किताब है, उसमें मैंने पूरी लिस्ट दे रखी है लोगों की जिन्होंने बहुत लेट जाकर लाइफ में अपना करियर स्विच किया और वो इतने बड़े, मतलब ब्रांड हो गए, नाम हो गया उनका। KFC is one of them. जी। He started at 65 years of age. तो क्या लिमिट है? कोई लिमिट नहीं है। आप कभी भी शुरू कीजिए। आपको खुद को पता होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं। अभी आपने एक बहुत ही अच्छा वर्ड बोला, वो है सेल्फ अवेयरनेस। ये सेल्फ अवेयरनेस के समझने के क्या तरीके हैं? एक तो कि सेल्फ अवेयरनेस को कैसे बढ़ाया जा सकता है या सेल्फ अवेयर कैसे हुआ जा सकता है, इसकी क्या टेक्निक्स हैं? देखिए, पहली चीज तो है मेडिटेशन। मेडिटेशन से क्या होता है? मेडिटेशन से ऐसा कुछ नहीं होता है कि आपके एंटेना में भगवान जुड़ गए और आपको
मैसेज आ गया। मेडिटेशन आपके माइंड को स्ट्रॉन्ग करता है, उसको एक थिंकिंग माइंड बनाता है। जब आप मेडिटेट करते हैं तो आपका बैलेंस बनता है, आप सोचने लायक होते हैं, आप इंट्रोस्पेक्ट करने के लायक होते हैं। तो जिसको ध्यान योग के नाम से गीता में बताया गया है, और जिसको वेस्टर्न वर्ल्ड आजकल मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन और बहुत सारी चीज़ों के बारे में द सीक्रेट और पता नहीं क्या क्या कहते हैं। लेकिन बेसिकली क्या है, बैठना और माइंड को स्टेबल करना। देखिए आप बैठे हैं, आपके हाथ ऐसे रुके हुए हैं, यही हाथ अगर उछलते रहें ऐसे तो कितना अजीब लगेगा, बेतुका लगेगा। तो ये काम होना जरूरी है। जैसे बॉडी का पोस्चर काम होना जरूरी है, वैसे ही माइंड भी काम होना जरूरी है, और वो आएगा मेडिटेशन से। अब मेडिटेशन कैसे करें, कहाँ जाएं, कोई सेंटर है क्या? कुछ नहीं, आप सारे डिस्ट्रैक्शन को बंद कर दीजिए, आधा काम तो वहीं हो गया। फोन को स्विच ऑफ करके रख दीजिए, फोन बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, फोन को स्विच ऑफ करके रख दीजिए, और कोई मीडिया है तो बंद कर दीजिए। कहीं पे शांतिपूर्वक, कमरा बंद करने की भी जरूरत नहीं, आप वरांडे में बैठ के भी कर सकते हैं। ठीक है, आप बैठिए, ब्रीद कीजिए, ब्रीद इन ब्रीद आउट। इससे क्या होता है, व्हेन यू ब्रीद इन द यूनिवर्स इज इन यू, व्हेन यू ब्रीद आउट यू आर इन द यूनिवर्स। दैट इज द सिंपल थिंग। आप अपने मन में रखो कि जो यूनिवर्स है यही डिवाइन है, जिसको पर ब्रह्म बोलते हैं जी, ये यूनिवर्स है। When you breathe in, he is in you. When you breathe out, you are in him. और इसी चीज को आप प्रैक्टिस करते जाइए, धीरे धीरे माइंड को स्टेबल कर दीजिए। आप इमेजिन करिए ऐसी एक सिचुएशन, एक उद्दंड घोड़ा है जी, अनट्रेन्ड हॉर्स है, उसको एक लंबी रस्सी से बांध के एक पोल पे आपने बांध दिया। वो घोड़ा घूमता जाएगा और वो रस्सी पोल पर लिपटती जाएगी, और वो धीरे धीरे वो इतनी छोटी हो जाएगी कि वो घोड़ा भाग नहीं पाएगा और वो कूल डाउन हो जाएगा जी। ये ऐसा ही घोड़ा आपका दिमाग होता है जो दौड़ता रहता है। इसको आपको एक जगह स्थिर कर लेना है, बस एक उस स्टेज पे आप आ गए कि इट कैन सेटल डाउन, देन यू कैन स्टार्ट थिंकिंग, देन यू कैन स्टार्ट इंट्रोस्पेक्टिंग। आप अपने आप से सवाल कीजिए, बी ट्रू टू योरसेल्फ, अपने आप से झूठ मत बोलिए। जो आप चाहते हैं वही अपने आप से कहिए कि मैं ये करना चाहता हूँ, ये करना चाहती हूँ, और इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। देन यू आर ऑन द राइट पाथ। यानी कि आपके इस पूरे जवाब से मैं ये बात समझ पाई कि अगर आपके पास सवाल है तो जवाब भी आप ही में छिपे हुए हैं। बिल्कुल, आपने खुद को इतना शांत करना है ताकि उस जवाब की आवाज आपके कानों तक पहुंच सके और आप अपनी लाइफ में एक बेहतर स्टेप उठा सके। बिल्कुल, आपने सही समझा जी। एक और मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगी सर, वो ये कि हम हमारे समाज के अगर इतिहास में जाएं, हमारे भारतीय संस्कृति में जाएं, तो परिवार और रिश्ते सबसे इम्पोर्टेंट माने जाते थे। आज भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसका थोड़ा सा स्वरूप बदल गया है। आज रिश्ते जो हैं वो बहुत जल्दी बिखर जाते हैं या टूट जाते हैं। एक तो ये कि इसका कारण क्या है, और जब ये समस्या कंटिन्यूसली बनी हुई है तो इसको कैसे सही किया जा सकता है? देखिए, परिवार वो नहीं है जो एक घर में रहता है, दोस्त वो नहीं है जो एक साथ खड़े होकर फोटो खिंचवाते हैं। ये रिश्ते वो होते हैं जो आपके साथ खड़े होते हैं। कोई भी आप पर कोई भी आंच नहीं आने दे, कोई भी मुसीबत आए, वो आपके साथ खड़े होते हैं। तो ऐसे रिश्तों में इन्वेस्ट कीजिए, और इन्वेस्ट कैसे करें, आप खुद उनके साथ खड़े होकर इन्वेस्ट कीजिए। जब उनको ज़रूरत पड़ती है तो आप खड़े होइए, निस्वार्थ। ये नहीं कि हम जाएंगे तो कभी वो आएंगे, ऐसा नहीं। निस्वार्थ उनके साथ खड़े होइए। दैट इज़ योर इन्वेस्टमेंट, and believe me, they will come to you when you need them. तो रिश्ते क्या हैं कि हमें इमोशनल सपोर्ट देते हैं, एक मन को सिक्योरिटी देते हैं जी। ऐसे तो हर इंसान अकेला चल सकता है। एक सोल्जर होता है, वो जब भटक जाता है वॉर फ्रंट पे तो वो अकेला लड़के भी कई बार बहुत कुछ कर जाता है, लेकिन जब टीम होती है, लोग साथ होते हैं, तो उसका रिजल्ट कुछ और होता है। सही बात। तो यानी कि हमें अपने रिश्तों को समेट कर चलना है, रिश्तों की इम्पोर्टेंस को एक बारी फिर से दोहराना है, समझना है, ताकि हम, क्योंकि जिनके रिश्ते अच्छे होते हैं ना, तो उनका शायद करियर लाइफ, उनका प्रोफेशनल लाइफ, उनका फाइनेंशियल इश्यूज जो है वो अपने आप ही रिजॉल्व होना शुरू हो जाते हैं।
एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी कि आपने तमाम किताबें लिखी और लिखने का एक उद्देश्य रहता है कि लोग इसे पढ़ेंगे तो शायद उनकी लाइफ में कोई अच्छा एक पॉजिटिव चेंज आएगा, लेकिन लोगों की आज पढ़ने की हैबिट ऑलमोस्ट खत्म होती जा रही है। हम सोशल मीडिया पे ज्यादा एक्टिव हैं और इतने ज्यादा एक्टिव हैं कि हमें हर कंटेंट का ड्यूरेशन कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा ज्ञान के लिए चाहिए। तो अभी हम देखें तो 30 सेकेंड्स की रील्स चल गई हैं जिनको देख के लोग ज्ञान लेना चाहते हैं। तो ये रीडिंग हैबिट को वापस से बढ़ाना क्यों जरूरी है और कैसे बढ़ा सकते हैं? अब वही है, रील्स ठीक है, ज्ञान आपको एक कैप्सूल फॉर्म में देते हैं, 30 सेकंड्स में देते हैं, लेकिन जब आप स्क्रॉल करना शुरू करें तो कब 2 घंटे बीत जाएं आपको पता नहीं लगता है। यानी कि आपके पास 2 घंटे का समय है। पहली बात तो ये है कि आपके पास 2 घंटे का समय है। और अब देखिए, समय सबके पास बराबर है, आपके पास, मेरे पास 24 घंटे का समय सबके पास बराबर है। एंड time is your currency for getting anything in life. You get what you put your time into. जिस चीज में आप अपना वक्त लगाते हैं वही आपको प्राप्त होता है। तो आपको सोचकर अपना टाइम खर्च करना है कि मैं क्या चीज में अपना वक्त लगाऊं जिससे कि जो मैं चाहूं वो मुझे मिले। अगर आपने अपना वक्त जाया किया तो वो ऐसी करेंसी है जो वापस नहीं आएगी। पैसा तो खो गया, आप दोबारा कमा लेंगे। कोई चीज खो गई, आप दोबारा ला सकते हैं। टाइम एक ऐसी चीज है जो फिसलती जाएगी। आपने यूज नहीं किया, आप सो के बिता दिए तो सो के बीत गया बस। तो इसीलिए आपको अपने टाइम को समझना होगा और खुद की टाइम की वैल्यू को समझना पड़ेगा। जब आपने खुद की टाइम की वैल्यू को समझ लिया, ये 24 घंटे मेरे अकाउंट में हर सुबह उठ जाते हैं, मेरे अकाउंट में मिल जाते हैं ये 24 घंटे, और इसको मैं कैसे यूज करूं, जैसा मुझे चाहिए मैं उसको वैसा अगर यूज करूं तो मुझे उसका पूरा बेनिफिट मिले जी। तो यही इसका सीक्रेट है जो आपको चाहिए। आपके पास वक्त है, कोई कहता है मेरे पास वक्त नहीं है। कैसे नहीं है? आपको 24 घंटे नहीं मिले क्या? मुझे तो मिले, आपको भी मिले। तो वक्त सबके पास बराबर है। आप उसको कैसे खर्च करते हैं ये डिस्क्रिप्शन आपका है, ये कर्म आपका है। इस पर आपका कमांड होना चाहिए, ना कि आपके वक्त पर किसी और का कमांड होना चाहिए, कि किसी और सर्कमस्टांसेस का कमांड आप पर होना चाहिए। आपका कमांड खुद पर होना चाहिए, अपने वक्त पर होना चाहिए, अपने एक्शन पर होना चाहिए। देन यू विल बी अ विनर इन लाइफ। विक्रम सर, जब मैं आपके बारे में पढ़ रही थी और मैंने आपके कामों को सर्च किया तो देखा कि आप न्यू राइटर्स को बहुत एंकरेज करते हैं। आप चाहते हैं कि किसी ने अगर अपना एक थॉट अपने दिमाग में लेकर आए हैं, उन्होंने किताब लिखनी शुरू की, तो आप चाहते हैं कि उनकी बात लोगों तक पहुंचे। तो हमारे भी काफी दर्शक ऐसे हैं जो चाहते हैं लिखना, जो हमेशा छोटे से पॉइंट पर आकर रुक जाते हैं कि हम कैसे लिखें, या अगर हम लिखेंगे तो हमारी किताब को कौन पढ़ेगा। उन्हें आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे? हाँ, आपने सही कहा। कुछ बडिंग राइटर्स आते हैं मेरे से, एडवाइस भी पूछते हैं। तो ठीक है, जिनको जहाँ पर रुकावट आ रही है मैं उनको एडवाइस देता हूँ। लेकिन कभी भी राइटर बनने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगा, बी ए रीडर फर्स्ट। आप बहुत सारा पढ़ेंगे तो आपका माइंड फर्टाइल हो जाएगा और उसमें फिर आप कुछ भी खेती कर सकते हैं। तो क्या है, पहली चीज़ ये है कि बिफोर यू वांट टू बिकम अ राइटर, आर यू अ रीडर? अगर आप रीडर हैं और बहुत अच्छा पढ़ते हैं, बहुत डेप्थ में पढ़ने सकते हैं, माइंड को फोकस रखते हैं, तो आप राइटर बन सकते हैं। उसके अलावा कुछ बडिंग राइटर्स होते हैं जो मेरे साथ पार्टिसिपेट करते हैं एंथोलॉजीज में जी। तो एंथोलॉजी क्या होता है? इट्स अ कलेक्शन ऑफ स्टोरीज, जिनमें हर स्टोरी को किसी राइटर ने लिखा है, लेकिन वो कुल मिलाकर एक थीम के अंदर होता है। तो ऐसे 3 एंथोलॉजीज ऑलरेडी आ चुकी हैं। तो ऐसा जब कोई ग्रुप आता है कि जी हमारे साथ मिलकर, अब एक रिनाउंड ऑथर होते हैं साथ में, तो उनकी स्टोरीज को भी एक ब्रांड वैल्यू मिल जाती है और वो एक तरह से बड़े फास्ट ट्रैक में एक स्टोरी के जरिए अपने आप को राइटर एस्टेब्लिश करते हैं। यस, आई एनकरेज पीपल फॉर डूइंग दैट। मुझे अच्छा लगता है हेल्प करके जी। ये तो बहुत अच्छी बात है। इवन आपने हमारे साथ बातचीत करके भी न जाने कितने लोगों के कितने सवाल होंगे जो उनके मन में बैठे होंगे, आज उनको उनके जवाब काफी हद तक मिल गए होंगे। आपने अपना नॉलेज, अपना विजडम हमारे साथ शेयर किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल का भी। अगर आपका कोई सवाल है और आपको लगता है कि आपके लिए वो बहुत बड़ी दुविधा बन चुका है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके उन सवालों को लिख सकते हैं। खुद विक्रम सर आपको उन सवालों के जवाब देंगे। तो आज इस पूरी बातचीत में हमने जो सीखा वो ये
कि समय सबके पास एक बराबर है। उस समय का आप कैसे यूटिलाइज करते हैं, कैसे गहन चिंतन के द्वारा आप ये समझ सकते हैं कि आपकी समस्या एक्चुअल में कितनी बड़ी है और कैसे उसको सॉल्व किया जा सकता है, तो आप काफी हद तक उन बाकी लोगों की भीड़ में से खुद को अलग पाएंगे जो कंफ्यूज रहते हैं। इसी ज्ञान के साथ आज की इस बातचीत को मैं यहीं खत्म करती हूँ। आगे और लेखकों से बात करेंगे, उनकी किताबों के ज्ञान पे बात करेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए क्लिक इंडिया। नमस्कार।